हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई के लिए सेट नंबर 12। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी सेट को देख लिया होगा, जिसमें आपको 50 एमसीक्यू दिए जाते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं और आज के इस वीडियो में 50 एमसीक्यू भी दिया गया, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में बिहार एसएससी जो 10+2 के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसके लिए अगर आप प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक मार्केट में आई हुई है, जिसमें कह सकते हैं द्वितीय इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। कल मैंने आपको एसआई का प्रैक्टिस सेट बताया था, आज मैं आपको बिहार एसएससी 10+2 के लिए प्रैक्टिस सेट बता रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस सेट करना है तो आप इनसे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा। तो अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी मार्केट से भी जा कर के ले सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने बताइए क्या किया। भारतीय संविधान का 61वां जो संविधान संशोधन है वो उसके अंतर्गत हम देखेंगे तो यहाँ पे मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसके संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हमें जानना है। जैसे कि 61वां संविधान संशोधन, भारत के संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 था। जब ये लागू जब हुआ तो ये 89 में किया गया के तहत 1989 में लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के लिए मतदान की उम्र कम कर दी गई। इसके अनुसार मतदान के लिए 21 वर्ष की जो आयु थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और ये जो सभी परिवर्तन हुआ वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 326 से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घूम मठ जो है वो कहाँ स्थित है। घूम मठ कहाँ स्थित है। घूम मठ की बात करते हैं, घूम मठ कहाँ पे पड़ता है, तो ये दार्जिलिंग में पड़ता है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके संबंध में एक पॉइंट्स और भी लिखा हुआ, जैसे जो घूम मठ है इसको ईगा छोइलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ईगा छोइलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मैत्र बुद्ध की 15 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए ये काफ़ी जो कि प्रसिद्ध भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जीवन के लिए जल पर कार्यवाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। जीवन के लिए जल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 से 2015 को जीवन के लिए जल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो क्रमागत शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं। अभी इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा है, एकेडमिक क्लासेस में, जैसे कि जो ऊपर वाला जो दो सिरा होता है, यहाँ के इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूछा जा रहा है। यानी कि दो क्रमागत शीर्षों के बीच, जिसको हम लोग श्रृंग कहते हैं, और नीचे वाला जो आपका होता है, मान लीजिए ये नीचे जो हो गया दो, इसको हम लोग गर्त कहते हैं। श्रृंग और गर्त आपने पढ़ा होगा। तो इनके बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है, ये जो दूरी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य, ये बिल्कुल सही होगा। और तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच आपको संबंध पता होना, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया V = n लेमडा, आप याद रहेगा। तरंग दैर्घ्य को हम लेमडा से ही डिनोट करते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है, गेस करिए यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा। देखिए 3 कथन दिए गए, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 कथन है, तीनों में से बताना है कौन सा सही है। गांधी शांति पुरस्कार 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, बहुत सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गांधी शांति पुरस्कार 1995 में स्टार्ट हुआ। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या फिर लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है, ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति जो पुरस्कार है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को ये प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इस वजह से ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए रेंग कर जाना पड़ता था। ये आदेश जो कि किसने दिया था, किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिया था। ये ब्रिटिश अधिकारी जो थे उनका नाम है जनरल डायर, ऑप्शन बी, ठीक है, जनरल डायर। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष खालिस्तान में जो कि अधिनियमित किया गया था। तो बताइए कि हिंदू विवाह अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, हमारे द्वारा डाली गई क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आती है,
तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड के साथ चैनल को शेयर कर दिया करें, वीडियो को शेयर करिए ताकि वो लोग भी जुड़े हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये गलत बात है। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो कब अधिनियमित किया गया था? तो 1955 में। लेकिन 1955 के संदर्भ में 2-3 पॉइंट्स और याद रखना है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हिंदू विवाह अधिनियम जो अधिनियम है भारत की संसद द्वारा 1955 में पारित एक कानून है। इसी कालावधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण जो कि कानून भी पारित किए गए थे। अब वो कौन कौन है? तो देखिए 1955 में ही हिंदू उत्तराधिकारी जो उत्तराधिकार का ये अधिनियम है वो भी आया था। साथ ही साथ हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 में आया, और साथ ही साथ एक और अधिनियम हिंदू एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम 1956 में आया था। तो ये 3 एक्स्ट्रा है, आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा और एक बात बता दूँ, जो ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ये पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ इसी तरह से आंसर के साथ आपको हमारे अप्लीकेशंस पे डाल दिया गया, जो कि 4 सेट मैं आपको ऑलरेडी वहाँ पे डाल चुका हूँ, और ये 5वां सेट है जो कि वीडियो के अपलोड होने के साथ मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा इस आंसर को। तो आप लोग ज़रूर जा करके वहाँ से पीडीएफ अगर आपको प्रिंट कराना है तो पीडीएफ को प्रिंट करा लीजिएगा, हमारे एप्लीकेशंस पे आपको मिल जाएगा जो कि एसआई के कोर्स में, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ एसआई के कोर्स में कल मैंने जो कि दो पीडीएफ का अपलोड किया था। पहला जो पीडीएफ है आपका 2500 प्लस, उसमें टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस दिए गए, यानी कि करीब 60 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करके 2500 से ज़्यादा। और दूसरा मैंने एक वीडियो डाला, सॉरी पीडीएफ डाला, जिसमें 75 से ज़्यादा टॉपिक के साथ 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू कवर किया गया। तो अगर आप अच्छे तरीके से एसआई के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों पीडीएफ को आप प्रिंट आउट जरूर करा लीजिएगा। प्रिंट आउट करा करके इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए टॉपिक वाइज दिए गए उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बोस म्यूटस जो है किसकी प्रजाति है, किसका प्रजाति है? बोस म्यूटस। तो बोस म्यूटस प्रजाति है जंगली याक का, जंगली याक का। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है, पढ़ सकते हैं आप, कि घोड़ा को क्या कहते हैं, बैल को, और यहाँ पे भैंस को क्या कहते हैं। तीनों के वैज्ञानिक नाम आप याद रख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत ने किस देश को हरा करके पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है? भारत ने किस देश को हरा करके ये पहली बार T20 अंडर 19 T20 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को हरा करके, इंग्लैंड को हरा करके, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा खनिज विटामिन ए के सक्रिय रूप का उत्पादन करने में मदद करता है और इसे पूरे शरीर में पहुंचाता है? तो यहाँ पे खनिज की अगर हम देखें तो कौन सा खनिज हो जाएगा? जिंक, जिसको हम लोग जस्ता के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया कि जस्ता, जिसको हम एटॉमिक नंबर की बात करें, यानी एन का मतलब एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, परमाणु संख्या, एक रासायनिक तत्व है जो कि संक्रमण धातु का एक समूह है, समूह का सदस्य है। रासायनिक दृष्टि से इसके गुण मैग्नीशियम से मिलते जुलते हैं। देखिए क्वेश्चन से यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा सकता है कि बताइए कि जस्ता का जो रासायनिक गुण है किस तत्व से मिलता जुलता है? तो याद रखना है कि मैग्नीशियम से ये मिलता जुलता है, राइट। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची, हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, यहाँ पे 6ठी अनुसूची की बात की जा रही है। तो 6ठी अनुसूची का संबंध हम जानते हैं कि जो 4, खास करके 4 राज्यों के विशेष इसमें उपबंध किए हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। तो यहाँ पर हम डी को टिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 के 4थे संस्करण का आयोजन किया? जो दस्तलिक होता है वो किसके साथ होता है? दस्तलिक उज्बेकिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान 2023 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये हुआ है, और ये द्विवार्षिक होता है, यानी 2 वर्ष पर एक बार इसका आयोजन किया जाता है, राइट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान है? मिलान सही है, कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया? अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर गेस करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एकदम। देखिए पेनिसिलियम जो होता है, पेनिसिलियम, तो ये एक प्रकार का प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक होता है। और सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था, आपको याद होना चाहिए। राइजोबियम का होता है, तो राइजोबियम एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, साथ ही साथ ईस्ट जो खमीर है वो किण्वन में काम करता है। और क्लस्ट्रीडियम जो बोटुलिनम होता है, बोटुलिनम जो होता है ये खाद्य विषाक्तान, ठीक है, खाद्य विषाक्तान के संदर्भ में। तो चारों के चारों मिलान यहाँ पे सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, चारों के चारों मिलान सही है। अगला है कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी
पुस्तक में भारत से धन की निकासी पर जोर दिया? तो ये बताइए कि किस पुस्तक में। एक्चुअली इनकी जो पुस्तक है वो आप हमेशा इंग्लिश में नाम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी में लिखा गया। ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश नियम, अनपावर्टी रूल इन इंडिया, आपको हमने पढ़ा होगा, अनपावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही इन पुस्तक का इनका पुस्तक था। ऑप्शन सी। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी, ये बताना है। 1857 के समय में जो भारत में अलग अलग राजा थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, सहायता की थी, लेकिन कौन थे जिन्होंने मदद नहीं किया था? वो है मेवाड़ के राजा। मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं किया था, तो बी यहाँ पे सही आंसर बनेगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, धूपगढ़ जो होता है वो होता है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। पारसनाथ यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पारसनाथ राइट आंसर होगा। श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया? श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा जो संयंत्र है वो किस नदी पर बनाया गया? तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया, राइट आंसर सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। जनवरी 2023 में यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से किसे सम्मानित किया गया जनवरी 2023 में? तो इनका नाम है मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी, ये किस अनुच्छेद में बात कही जाती है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है 343, ऑप्शन सी हो जाएगा 343। 326 हमने देख लिया था, जो कि मतदान से संबंधित था, 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। 137 जो अनुच्छेद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्रदान होता है। और 18 आपको पता ही है, अस्पृश्यता का जो अस्पृश्यता नहीं, उपाधियों का उन्मूलन होता है, उपाधियों का अंत। लेकिन 17 जो मैंने आपको बताया, 17 में याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी के बारे में 17 में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिनका संबंध अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत आता है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा जो कि नियुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और वर्तमान में जो कौन है, तो 14वें जो कैग के रूप में हम जानते हैं, 14वें कैग गिरीश चंद्र मुर्मू है। ध्यान रखना है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आराम बाग किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आराम बाग की जो स्थापना कराई गई थी वो बाबर के द्वारा कराया गया था। बाबर ने आगरा से कुछ दूरी पर, लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर, ताजमहल के 5 किलोमीटर दूरी पर, ये इसका निर्माण 1528 में कराया था, ठीक है, 1528 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते कि एक पिंड का भार बताइए कि क्या होता है? एक पिंड के भार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? देखिए, इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियोस को फॉलो किया है तो मैंने आपको कई बार बताया अध कवि के बारे में। अध कवि एक छोटा सा आप वर्ड याद रखिएगा, तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अधिक जो होता है वो ध्रुव पर होता है, कम जो होता है वो विषुवत रेखा पर होता है। यानी अ से अधिक होता है ध्रुव पर, तो यहाँ पे देखिए एक पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है, अधिक होता है ध्रुव पर, ठीक है। लेकिन कम कहा जाए तो कम कहाँ पर होता है, तो विषुवत रेखा पर कम होता है। तो यहाँ पे तो वैसे भी नहीं है कि भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर सभी जगह समान होता है, ये भी गलत। मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है, ये भी गलत। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, एक राज्य में जिला न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? एक राज्य में जिला जो न्यायाधीश होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इनके संदर्भ में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर दिया है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ और उनकी तैनाती और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल के द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। यानी राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप की जो खोज है ए बी ओ ए बी, ये सब जो ब्लड ग्रुप आप देखते हैं इसकी खोज किसने किया था?
तो इसकी खोज किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। यहाँ पे देखिए दो चीज़ और हम बात कर लेते हैं, जिससे ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है। तो एक ब्लड ग्रुप आपको याद रखना है ए बी, ठीक है, और एक दूसरा आपका होता है ओ। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसको हम लोग सर्वग्राही के रूप में जानते हैं, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर ये किसी भी ब्लड ग्रुप का ग्रुप ले सकता है। और एक होता है ए ओ जो होता है निगेटिव होता है, ओ निगेटिव और ए बी पॉजिटिव, याद रखिएगा, ए बी पॉजिटिव और ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ये किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं, यानी इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, कि किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये दो प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। और ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर। साथ ही साथ यहाँ पे विलियम हार्वे जो आप देख रहे हैं, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था, रक्त परिसंचरण के रूप में इनको जाना जाता है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है तो परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ है। हो सकता है क्वेश्चंस घुमा करके पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैन ग्रंथ भी उपयोगी हैं। ये प्रधानतः धार्मिक है और इन ग्रंथों में प्रशिष्ट पर्वन विशेष महत्वपूर्ण है। प्रशिष्ट पर्वन को एक और नाम से जाना जाता है, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं स्थवीरावली चरित्र, स्थवीरावली चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, और हेमचंद्र के द्वारा ये रचित है। 12वीं शताब्दी में संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें सबसे प्राचीन शिक्षकों के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। याद रखिएगा कि जो भद्रबाहु हैं इनसे ही इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार झांकी दिखाई? पहली बार झांकियों का प्रदर्शन किया गया किसके द्वारा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस था वो कौन सा था? 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ये मनाया गया। परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो यहाँ से एक प्रश्न तो आपका कवर हो गया, उत्तराखंड ने प्रथम पुरस्कार लिया है। जबकि सेना की पंजाब रेजिमेंट को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया। तो ये यहाँ पे एक प्रश्न और बन गया कि पंजाब रेजिमेंट तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया। उत्तराखंड ने अपनी झांकी के लिए पहला पुरस्कार जीता। इसके बाद महाराष्ट्र जो है और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, यानी महाराष्ट्र का स्थान दूसरा और उत्तर प्रदेश का तीसरा। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर महाराष्ट्र की झांकी में 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति प्रस्तुत की गई, जबकि उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या का दीपोत्सव को दिखाया गया था। चलिए अगला है कि प्रकाश तरंगे क्या है? तो प्रकाश तरंगे मैंने कल की वीडियो में ही आपको बताया था कि जो ध्वनि होता है वो अनुदैर्घ्य होता है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ यानी कि प्रकाश जो कि एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। नेक्स्ट होने कि भारतीय संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान है इसको कहाँ से शामिल करने का विचार संविधान में लिया गया? आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचारधारा किस संविधान से उधार ली गई है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से। ऑप्शन ई। अगला है कि अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन जो होता है इसका क्या अर्थ होगा? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी थी जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था कि आपको किस तरह से बिहार एसआई के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा उस वीडियो को। चलिए यहाँ पे देखिए कि अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन जो होता है वो क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य गिरना, मुद्रा का मूल्य गिरना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि भोपाल गैस जो त्रासदी में किस द्रव के उत्सर्जन से हुई थी, यानी किस गैस का रिसाव हुआ था, लीक हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड, मिसाइल आइसोसाइनाइड यहाँ पे सही होगा। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स है जो कि बार बार पेपर में रिपीट होता रहता है। मिसाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक जो सूत्र होता है CH3NCO, याद रखना है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडियन कीटनाशक संयंत्र में 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी की दौरान मिसाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया था। और एक प्रश्न ये याद रखें कि मिसाइल आइसोसाइनाइड जो होता है इसका प्रयोग किस लिए किया था? तो रबड़ और चिपकने वाले पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। कौन सा पुरातन किताब जो है वो बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो बाणभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक के अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा कदाम्बरी, ठीक है, कदाम्बरी बिल्कुल सही आंसर होगा।
मृच्छकटिका जो कि क्षुद्रम के द्वारा, और मेघदूत कालिदास गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के दरबारी जो कि कवि रहे हैं, और हर्षचरित्र की रचना भी इन्होंने किया है। चलिए अगला है कि आत्मीय सभा को समाज धार्मिक सुधारों में से एक पूर्वालोकन माना जाता है। यह किसने स्थापित किया था? तो आत्मीय सभा को 1815 में स्थापित किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा, और राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दिया है। साथ ही साथ इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहा है कि पंजाब में 13वीं शताब्दी के दौरान कौन सी जनजाति प्रभावशाली थी? देखिए ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी जो क्लास 7 है उससे लिया गया, मैंने खुद इसको लिया है बुक से। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस घुमा कर के एनसीईआरटी से पूछा सकता है। अगर आप बुक पढ़ोगे तो वैसे भी आपको ये कहीं मिलने वाला नहीं है, अदर बुक में आप नहीं मिल पाओगे, नहीं देख पाओगे, लेकिन एनसीईआरटी में ही ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन आप लोग एमसीक्यू का डिमांड कर रहे हो, तो भाई एमसीक्यू अब आपको सिर्फ वर्चुअल एप्लीकेशन पे ही मिलता है, तो आप लोग एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, जो हम चीज़ें आपको बताते हैं वहाँ से भी हो जाएगा, अपने खुद से एमसीक्यू बना लीजिए। लेकिन अगर जिनको हमारे द्वारा बनाया गया एमसीक्यू चाहिए, क्वेश्चंस के एग्जाम्स पैटर्न पे क्वेश्चंस चाहिए, तो आप ज़रूर चेकआउट करिए हमारे एप्लीकेशन पे जाइए। बहुत ही कम कीमत के साथ यार पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, तो अब क्या चाहिए? अब उतना आप अपने लिए नहीं कर सकते हो तो फिर क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। तो देखिए पंजाब में 13वीं शताब्दी के दौरान कौन सी जनजाति प्रभावशाली थी? तो खोखर जनजाति जो कि काफ़ी प्रभावशाली थी। क्लास 7 का चैप्टर 7 आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था क्लास 7 का चैप्टर 7 हिस्ट्री का, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके बारे में सारे पॉइंट्स लिखा गया कि पंजाब में खोखर जनजातियाँ 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। बाद में पंजाब में गख्खर अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। उनके प्रमुख जो कि कमाल खान जो गख्खर थे, गख्खर सम्राट अकबर द्वारा एक मनसब यानी कि महान मनसबदार बनाया गया था इनको। चलिए इसके बाद है कि 12वीं शताब्दी तक चोरोस जो थे वो किस क्षेत्र में उभरे थे? ये क्वेश्चंस भी उसी चैप्टर से है, चैप्टर क्लास 7 चैप्टर 7, ठीक है, हिस्ट्री का है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो चेरोस थे वो बिहार और झारखंड में जो कि काफ़ी पॉपुलर थे, यहाँ पे बी हो जाएगा। और 1591 में मानसिंह ने इन पर आक्रमण करके जो कि हराया था इनको। सब कुछ आपको बताया गया, आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा। फरवरी 2023 में पेरिस में हुए द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में फीफा द्वारा पुरुष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसको नामित किया गया फरवरी 2023 में? तो लियोनेल मेसी जो है इनको सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में ऑप्शन सी हो जाएगा, लियोनेल मेसी। कच्चे तेल से पेट्रोल को वियुक्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? कच्चे तेल से पेट्रोल को वियुक्त करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? तो प्रभाजी आसवन यहाँ पे करेक्ट होगा। और प्रभाजी आसवन के संदर्भ में मैंने यहाँ पे छोटा सा एक लाइन लिखा हुआ, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 10 कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? 10 कुमार चरित्र जो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो डांडी के द्वारा। और डांडी जो थे वो श्री विष्णु के दरबार में, पल्लव शासक श्री विष्णु के दरबार में रहते थे, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में उड़ीसा है, उड़ीसा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में है? उड़ीसा, उड़ीसा का संबंध यूक्रेन से होगा। यूक्रेन की राजधानी क्या होती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यूक्रेन की राजधानी कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या होता है। और साथ ही साथ यहाँ के एक गणितज्ञ हैं, मैंने आपको करंट में कल बताया था, बताइएगा कि यहाँ के गणितज्ञ का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में फील्ड्स मेडल जीता है, फील्ड्स मेडल का पुरस्कार जीता था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने ग्रीष्म मानसून की तुलना में शीतकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पे प्रश्न दो तरीके से पूछा था। पहला प्रश्न तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून से या फिर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ऑप्शन डी। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 23-24 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो 6.5%, 6.5%। बहुत जल्द आपको आर्थिक सर्वेक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? सरोद सम्राट के नाम से जानते हैं। कल मैंने आपको तबला वादक के बारे में अच्छे तरीके से बताया था कि कौन कौन तबला वादक थे। अल्लाह खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज, ये सब इंपॉर्टेंट थे तबला वादक के संदर्भ में। आज हम सरोद वादक के बारे में जान लेते हैं। सरोद वादक के संदर्भ में यहाँ पे हम देखेंगे अमजद अली खान, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सरोद
के रूप में। और प्रमुख जो कि सरोद वादक के देखिए जरीन दारूवाला, उस्ताद अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, हाफिज़ अली खां, विश्वजीत रॉय, अली अकबर खां, दौलत खां, शरण रानी, ये सभी के सभी सरोद वादक हैं, तो इनको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था? मुगल काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को हम लोग किस नाम से जानते थे? तो मीर बख्शी के नाम से जाना था, मीर बख्शी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी होगा मीर बख्शी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1, 2, 3 पॉइंट्स दिए गए, बताना है कि कौन सा सही होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में तो पहला है कि यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है, ये पॉइंट यहाँ पे हाँ देखिए ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यह राज्य के राज्यपाल के द्वारा उनको पद की शपथ दिलाई जाती है, ये सही है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये पॉइंट गलत है। अपना त्यागपत्र जो होता है वो किसे सौंपते हैं? वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, ये पॉइंट हमारा गलत है। तो 1 और 2 को टिक करेंगे, 1 और 2 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 29-30 का संबंध इसी के बारे में बात करता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कि फिलिप्स वक्र का सही परिभाषा देता है? फिलिप्स वक्र का सही परिभाषा देता है। तो फिलिप्स वक्र के सही परिभाषा की बात करें तो आप लोग वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद गेस करिए क्या बनेगा राइट आंसर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा कि बेरोजगारी और मजदूरी के परिवर्तन की दर के बीच संबंधों को दर्शाता है, तो ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि राज्य के नीतिशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? राज्य नीतिशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? ये हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना 36 से लेकर के 51 तक आता है, ठीक है। भाग 4 में इसके बारे में उल्लेख किया गया, और ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है। उबेर कप और थॉमस कप किससे संबंधित है? उबेर कप, थॉमस कप, चड्डा कप, ये सभी जो होते हैं वो बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से, ऑप्शन सी। 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले एलेक्स बलियात्स्की जो हैं, इनको 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। ये किस देश से संबंधित है? इनका संबंध है बेलारूस से, बेलारूस, ऑप्शन सी, बेलारूस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहाब जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? दोहाब, दोहाब शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि को दोहाब कहा जाता है। और ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्वेश्चंस घुमा करके पूछ जाता है कि दो नदियों के बीच की भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोहाब कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, दोहाब। चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया होगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो यार कर लीजिएगा। अगला है कि टिकोपक्का जो शिल्प है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? एक्चुअली ये मिट्टी के एक प्रकार का खिलौना बनाने का एक कह सकते हैं कि कला होता है। तो टिपोकला जो शिल्प है ये टिकोपक्का है, टिकोपक्का जो शिल्प है इसका संबंध आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। क्वेश्चंस का लेवल आप लोग खुद से देख लीजिए कि कैसा है। अगर आपको इससे कहीं और बेटर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम तो आपको करा ही रहे हैं, तो आप लोग को देखना है तो देखिए। जो लोग को पेड ज्वाइन करना है वो हमारे एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस का लिंक दिया गया, उसको डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और उसके बाद अपने स्टोर सेक्शन में जा करके अपने पसंद के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।